हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का दीपांशु क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं दीपांशु यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए पुनः उपस्थित हैं कक्षा 9 की दूसरी क्लास लेकर के। पहली क्लास में हमने कक्षा 9 हिंदी के पाठ्यक्रम पर चर्चा किया था, जो हमने कल ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में जाकर के पहले पाठ्यक्रम देख लीजिए, उसके पश्चात आप दूसरी क्लास में इंटर करिए। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। ये जो टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास, आप इसको हल्के में मत लीजिएगा। ये आपको कक्षा 9 में मिलेगा, आप 10 में जाएंगे वहाँ मिलेगा, आप 11 में जाएंगे चाहे आप साइंस पढ़ें चाहे आप साहित्यिक विषय लेकर के पढ़ें यानी कला से पढ़ें तो भी मिलेगा, और आपको 12 में भी मिलेगा। 12 के बाद जब आप हिंदी विषय से आगे की तैयारी करेंगे यानी ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे तो वहाँ पर भी मिलेगा। परास्नातक करेंगे यानी एमए करेंगे तो भी मिलेगा। कहने का मतलब ये है, अगर आप हिंदी विषय जब तक पढ़ेंगे अपने जीवन में, आपको हिंदी साहित्य का इतिहास बार बार देखने को मिलेगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि आपके जो पाठ्यक्रम में लगा है वो हिंदी साहित्य का इतिहास का थोड़ा सा टुकड़ा लगा है, थोड़ा सा भाग लगा है। हिंदी साहित्य को आपके जो पाठ्यक्रम है वो 2 भागों में बांटा है। एक गद्य खंड करके बांट दिया गया है, एक पद्य खंड करके बांट दिया गया है। आपको पढ़ना दोनों है। गद्य खंड से 3 नंबर, पद्य खंड से 3 नंबर, बोले तो 6 नंबर इसमें से आएंगे जरूर। तो आपको हम आज के वीडियो में पढ़ाएंगे क्या, तो गद्य खंड पढ़ाएंगे। गद्य खंड पढ़ाएंगे, फिर आपको कल के वीडियो में हम पद्य खंड पढ़ाएंगे। तो चलिए हम आपको थोड़ा सा हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में एक हल्का सा झलक दिखा देते हैं, ताकि आपके दिमाग में बना रहे कि हाँ, हिंदी साहित्य के इतिहास में ये भी है, ये भी पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें आपको एक शब्द लिखा है कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा। ये आपका क्या है, ये आपका सर्वमान्य है। तो अभी आपको ये नहीं पता है कि ये नागरी प्रचारणी सभा काशी क्या है, तो आप इस पे ज़्यादा जोर देने का कोशिश ना करें। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कि नागरी प्रचारणी सभा क्या है। आप ऐसे धीरे धीरे पढ़िए, आपको पता चलेगा कि नागरिक प्रचारणी सभा क्या है। बस आप ये जान लीजिए कि हिंदी साहित्य का आपको क्या करना है, काल विभाजन करना है। काल विभाजन करने का मतलब है समय का बंटवारा करना है कि किस समय में कौन सा हमारा साहित्य का काल चल रहा था। तो हम इसको देखेंगे और आपको बताएंगे कि हाँ भैया, हिंदी साहित्य का इतिहास इन इन कालों में इन इन नामों से विभाजित किया गया है। तो चलिए एक नज़र आप अपने आँखों को दौड़ाइए स्क्रीन पर, और आप इधर उधर ताकना देखना बंद करके ध्यान से अपनी आंखों को इस पर केंद्रित कीजिए। पहला, सबसे पहले देखिए आदिकाल। आदिकाल को हम कहते हैं वीरगाथा काल। आदिकाल को हम क्या कहते हैं, वीरगाथा काल। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए। पहला है आदिकाल। आदिकाल को हम कहते हैं वीरगाथा काल। बात करें इसके समय सीमा की, यानी कि यह आदिकाल जो है वो कब से कब तक रहा, तो यह 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत तक रहा। कब से कब रहा, तो 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत। तो मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ कि आपको पता होगा ईस्वी के बारे में, आपने पिछली कक्षाओं में ईस्वी के बारे में सुना होगा, लेकिन आपने विक्रमी संवत के बारे में अभी तक सुना नहीं होगा। तो हम आपको बता देते हैं कि जो ये विक्रमी संवत है, यह है कुछ न भैया, ये जो ईस्वी आपका है, ईस्वी का ही बड़ा भाई है विक्रमी संवत। जैसे ईस्वी आपको उदाहरण की तरफ से समझाएं तो इस समय क्या चल रहा है, अब कौन सा सत्र चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो आप इसको बोलेंगे कि 2025 ईस्वी है। इसी में अगर आप 57 साल ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2802 2082 हो जाएगा। हम इसको बोलेंगे 2082 विक्रमी संवत, यानी कि ईस्वी से क्या होता है, 57 वर्ष बड़ा होता है। तो आपने दिमाग में रखिए कि जो ईस्वी है, ईस्वी का बड़ा भाई कौन है, विक्रमी संवत। और कितना साल बड़ा है, तो 57 साल ईस्वी से बड़ा होता है। तो आपने दिमाग में याद कर लीजिएगा कि पहला जो आपका हिंदी साहित्य का विभाजन है, उसमें जो पहला काल है वह है आदिकाल। आदिकाल को हम कहते हैं वीरगाथा काल। इसकी जो समय सीमा है
वह 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत मानी गई है। दूसरे नंबर पर आता है पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम कहते हैं भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल को हम क्या बोलते हैं? भक्ति काल। इसकी जो समय सीमा बताई गई है वह 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी संवत तक बताई गई है। तीसरे नंबर पर आता है उत्तर मध्यकाल। इसी को हम कहते हैं रीतिकाल। रीतिकाल की समय सीमा बताई गई है 1700 से लेकर के 1900 विक्रमी संवत तक। चौथे नंबर पर आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल को हम कहते हैं गद्य काल। आधुनिक काल की समय सीमा बताई गई है 1900 विक्रमी संवत से लेकर के अब तक। तो आपको मुख्यतः क्या पढ़ना है? आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में मुख्यतः इन्हीं 4 कालों पर सब कुछ टिका है। हिंदी साहित्य का पूरा इतिहास इन्हीं 4 काल पर है। वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आपका गद्य काल या फिर आधुनिक काल। इन्हीं 4 कालों पर आपका हिंदी साहित्य का इतिहास टिका है। और ये 4 काल केवल सुनने में आसान है बहुत डेप्थ, लेकिन आपको आपके सिलेबस में जितना लगा है उतना पढ़िए। कक्षा 9 में जितना लिखा मतलब आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है टॉपिक, उतना आप कक्षा 9 में पढ़िए। फिर कक्षा 10 में जितने टॉपिक हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से उसको पढ़िए। 11 में पढ़िए, 12 में पढ़िए। नहीं, अपने सिलेबस के अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ तक आप देख लिए कि आदिकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल 4 भागों में बांटा गया है इसको। चौथा जो आपका भाग है आधुनिक काल। आधुनिक काल में फिर आधुनिक काल में इतने सारे कालों को बांट दिया गया है क्योंकि आधुनिक काल बहुत बड़ा काल था। ये 1900 विक्रमी संवत से अब तक चला आ रहा है। तो इसमें कौन कौन से काल बांटे गए हैं आप देखिए। इसमें बांटा गया है आपका भारतेंदु युग, जो कि 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक है। यहाँ से फिर आपका ईस्वी शुरू हो जाता है। इससे पहले क्या था? विक्रमी संवत था। अब यहाँ से आपका ईस्वी स्टार्ट हो जाता है कि जो आपका पहला है भारतेंदु युग, वह 1857 से 1900 ईस्वी तक चला। दूसरा है द्विवेदी युग, जो कि 1900 से लेकर के 1918 तक चला था। कब से कब तक चला? 1900 से लेकर के 1918 ईस्वी तक चला। तीसरे नंबर पर आता है छायावाद, जो कि 1918 से लेकर के 1936 तक चला। फिर आता है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद 1936 से लेकर के 1943 तक चला था। फिर आता है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद चलता है 1943 से लेकर के 1952 तक। फिर आती है नई कविता। नई कविता 1952 से 1960 तक चलती है। फिर आती है आपकी सठोत्तरी कविता, जो चलती है 1960 से लेकर के 1990 तक। फिर आती है समकालीन कविता 1900 से लेकर के सन 2000 तक। फिर आती है अद्यतन कविता, जो 2000 से लेकर के अब तक चली आ रही है। तो आपने देखा इसका कालक्रम कि भारतेंदु युग से चलते 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 अद्यतन कविता तक आए। तो आपका जो सिलेबस है, आपके जो सिलेबस में आपको जो ध्यान देना है वो क्या है? गद्य खंड के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? गद्य खंड के अंतर्गत आपको केवल 2 युग पढ़ने हैं। एक आपको भारतेंदु युग पढ़ना है, दूसरा आपको द्विवेदी युग पढ़ना है। तो अपने दिमाग में रखिए कि आपको गद्य खंड के अंतर्गत क्या पढ़ना है? भारतेंदु युग और द्विवेदी युग। तो चलिए हम आराम से शुरू करते हैं भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को। ये तो रहा आपका काल विभाजन जो मैंने समझा दिया। थोड़ा और छोटा करते हैं, आपको एक ही स्लाइड में दिख जाए आराम से ना भैया। आराम से देखिए बाबू, ये रहा। तो आपको एक स्लाइड में आराम से दिख रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में जो शामिल गद्य साहित्य का विकास है। कक्षा 9 हिंदी के पाठ्यक्रम में जो शामिल आपका हिंदी गद्य का साहित्य विकास है वो किन 2 भागों में है? मतलब क्या पढ़ना है आपको? तो एक भारतेंदु युग पढ़ना है आपको और एक पढ़ना है आपको द्विवेदी युग। तो आपको जो हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ना है वो केवल 2 पढ़ना है, एक भारतेंदु युग और एक द्विवेदी युग। दूसरे नंबर पर आपका आता है हिंदी पद्य का साहित्य का जो संक्षिप्त परिचय में क्या पढ़ना है। तो उसमें भी आपको 2 टॉपिक पढ़ना है, लेकिन जो टॉपिक है भैया थोड़ा बड़े टॉपिक हैं। आदिकाल आपको पढ़ना पड़ेगा और भक्ति काल पढ़ना पड़ेगा। अभी हमने आपको ऊपर क्या बताया कि जो आपका हिंदी साहित्य का इतिहास है वो 4 भागों में बांटा गया। पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। तो इसमें से आपका जो ये आदिकाल है, पहला आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल। इसमें से ये जो आपका
क्या बोलते हैं आदि काल भक्ति काल है, ये आपको पद्य साहित्य में पढ़ना पड़ेगा। गद्य साहित्य में आपको आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को पढ़ना पड़ेगा। तो ये मुझे आशा है कि हमने आपको पूरा बता दिया एकदम कि आपको क्या कहाँ कैसे पढ़ना है। अब आप आराम से मन लगा करके जो टॉपिक आपको बता रहे हैं आप उसको पढ़िए, बाद में वीडियो को रोक करके या आगे पीछे जैसे भी आपका मन करे उसे करके आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। हेडिंग आप लगाइए भारतेंदु युग, और आप भारतेंदु युग के सामने लिखिएगा 1857 से लेकर के 1900 तक। आपको ये डेट याद रखनी है। वैसे किसी किसी बुक में आपको मिल जाता है 1868 से लेकर के 1900 तक, बट आप याद रखिएगा कि भैया 1850 के ऊपर वाली जो डेट है वो भारतेंदु युग के अंतर्गत ही आती है, लेकिन 1900 से कम होना चाहिए, 1900 तक होना चाहिए। ये नहीं कि 1850 से तो 1920 तक पहुंच जाए, वहां से युग बदल जाएगा। तो 1857 से मेनली ज़्यादा राइट यही वाला है। 1857 से लेकर के 1900 ईस्वी तक क्या चलता है भारतेंदु युग। लिए किन्हीं किन्हीं बुकों में 1868 स्टार्ट कर दिए हैं, तो जैसा भी आपको लगे आप समझ लीजिए 1857 से 1900 तक। सबसे पहले थोड़ा हम इसको जूम करते हैं और आपको यहाँ से कुछ दिखाने का प्रयास करते हैं। बहुत अच्छी जो बात है यहाँ पर कि भारतेंदु युग टॉपिक है आपका सन 1868 से 1900 तक है। आप जो है 1868 या 1857, वैसे मेनली 57 ही कहा जाता है, आप इसे याद कीजिए। एक लाइन यहाँ पर कविवर लिखते हैं, उसको आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखते हैं। ये रही कि हिंदी गद्य का प्रथम युग, अच्छे से पढ़िए, हिंदी गद्य का प्रथम युग भारतेंदु युग कहलाता है। हिंदी गद्य के जनक के रूप में भारतेंदु जी का नाम आता है। कि हिंदी गद्य का जो प्रथम युग है वो भारतेंदु युग कहलाता है और हिंदी गद्य के जनक के रूप में भारतेंदु जी का नाम आता है। तो यहाँ से आपको दो चीज़ें याद करनी है कि भैया हिंदी गद्य का प्रथम युग कौन सा है, तो भारतेंदु युग है। दूसरा प्रश्न बनता है कि हिंदी गद्य के जनक कौन है, तो भी कौन, भारतेंदु जी। तो आपको इस एक दोहे से दो प्रश्न आपको क्लियर हो गए। अब चलिए थोड़ा हम इसको छोटा करते हैं और इसके अंदर जो लिखा गया है बातें उसको ध्यान से पढ़ने का प्रयास करते हैं। यहाँ से पढ़िए। अब आप थोड़ा भारतेंदु युग के बारे में जानिए कि भारतेंदु युग क्या है, उसकी स्थिति कैसी थी, तो आप आराम से पढ़ते हुए चलिए। इसमें लिखा गया है कि इस युग में देश काल का वातावरण मुगलों का पराधीन से मुक्त था। यानी कि ये जो वातावरण था ये क्या था, ये मुगलों के जो पराधीनता थी यानी गुलामी थी उससे मुक्त था। ये मुगलों से तो भैया मुक्त था, लेकिन आगे सब जुड़ा है परंतु, परंतु या किंतु अंग्रेजों की पराधीनता से युक्त था। अब देखिए भाई, युक्त का मतलब होता है फ्री हैं आप, मतलब कि आप उससे स्वतंत्र हैं, लेकिन युक्त का मतलब आप उसी में फंसे हैं, ग्रसित हैं। तो क्या कहा गया है कि मुगलों की पराधीनता यानी मुगलों की गुलामी से तो हमारा जो देश था उस समय वो मुक्त था, लेकिन अंग्रेजों का जो गुलामी थी उससे हमारा देश युक्त था, यानी कि अंग्रेजों का गुलाम था। ये बात कब की है, 1857 के प्लस के, यानी 1857 के आसपास की बात है भारतेंदु युग। तब हमारा देश क्या था, मुगलों से तो अपना छुटकारा मिल गया था, लेकिन अंग्रेज लोग हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे थे, हमको पराधीन यानी गुलाम बनाए हुए थे और शोषित था। हमारा देश मुगलों के पराधीन से युक्त था और शोषित था, यानी कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण किया जा रहा था। हमारी बोली और भाषा शासकों की भाषा से प्रभावित पराधीनता परिलक्षित करने वाली थी। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमारी बोली थी, हिंदी हमारी भाषा थी, वह शासकों की भाषा को प्रभावित करती थी, पराधीनता परिलक्षित करने वाली भाषा थी। भारतेंदु युग के पूर्व, यानी भारतेंदु युग के पूर्व आपके चार नाम आएंगे, जूम करके दिखाते हैं, आप इसको जरूर पढ़िए। जो चार नाम है आपके भारतेंदु युग से पूर्व, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र, ये चार लोग हैं। इनका नाम फिर से आराम से लिख दे रहा हूँ हम बढ़िया से, ये इम्पोर्टेंट है ना इसलिए। सदा सुखलाल, उसके बाद इंसा अल्लाह खां, इंसा अल्लाह खां, तीसरे नंबर पर लल्लू लाल, चौथे नंबर पर आपके सदल मिश्र। ये चार लोग क्या थे, ये आपके
4 लोग जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भारतेंदु युग से पूर्व थे। कौन कौन? सदा सुखलाल, इंसान अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र जी। ये 4 तो इससे पहले थे, और भी थे, जैसे राजा लक्ष्मण सिंह थे, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद थे। इन 4-5 लोगों का आप नाम आराम से अपने दिमाग में याद रखिए कि तो आप इन 4-5 लोगों का नाम याद रखिए जो भारतेंदु युग से पहले थे। उसमें राजा लक्ष्मण सिंह का भी नाम आता है। राजा लक्ष्मण सिंह जी थे, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद भी थे, जो आपके 4 पहले थे, और 2 ये 6 लोग हैं आपके जो भारतेंदु युग से पहले हैं। इनका नाम आराम से अपने दिमाग में कंठस्थ रखिए आप लोग कि सदा सुखलाल, इंसान अल्लाह खां, लल्लू लाल, सदल मिश्र, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। ये सब आदि प्रारंभिक लेखकों ने खड़ी बोली हिंदी में लेखन की शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन रचनाओं में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के साथ राजस्थानी व ब्रज भाषाओं का प्रभाव देखने को मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतेंदु युग से पहले जो हमारे लेखक हुआ करते थे, जो कि सदा सुखलाल जी हैं, इंशा अल्लाह खां जी हैं, लल्लू लाल जी हैं, सल मिश्र जी हैं, राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं। इन सभी लोगों ने रचनाएं हिंदी में तो लिखना प्रारंभ कर दिया था, परंतु रचनाओं में अरबी, फारसी, अंग्रेजी इन विदेशी भाषाओं का साथ साथ राजस्थानी और ब्रज भाषाओं का प्रभाव देखने को मिलता था। ये रही उस समय की यथास्थिति भारतेंदु युग की। अब हम बात करते हैं कि भारतेंदु युग को, जो यहाँ पर लिखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी गद्य का जनक कहा जाता था या कहा जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध कोट है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन करके गोले के अंदर मीन्स बॉक्स के अंदर इंटर कर दिया। यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा भैया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी का जनक कहा जाता है, नहीं हिंदी गद्य का जनक किसे माना जाता है, तो आप एक लाइन में टका सा जवाब देंगे भैया भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब हम यहाँ से थोड़ा और देखते हैं इस युग के बारे में कि बुक में हमारे और क्या क्या लिखा है। हमें पता है कि आप अभी थोड़ा नए नए हैं, तो आप हो सकता है बुक पढ़ने की आपको आदत ना हो, लेकिन हमारे साथ ऐसे थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको बुक खोल करके पढ़ने में भी मजा आएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी। ये भाई सबसे कोई छुपी बात नहीं है, ये सभी जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो थे वो हिंदी साहित्य को एक नई दिशा दी थी। इनके इस प्रभावी योगदान से हिंदी गद्य की दशा ही बदल गई थी। भारतेंदु जी ने बोलचाल की भाषा के आधार पर हिंदी गद्य को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। हिंदी गद्य को स्वच्छ, सुंदर, व्यवस्थित व लिपिबद्ध कर समाज के समक्ष प्रस्तुत करने में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, राजस्थानी एवं ब्रज भाषा को मुक्त करने का सराहनीय प्रयास किया था। भारतेंदु जी के अथक प्रयत्न से एक लेखक मंडल तैयार हुआ। भैया बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ से थोड़ा जूम करें फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतेंदु जी के अथक प्रयत्न से क्या किया गया, एक लेखक मंडल तैयार किया गया। यहाँ पर एक लेखक मंडल तैयार हुआ। अब देखिए जो आपका लेखक मंडल है उसमें कौन कौन से नाम आपको देखने को मिलते हैं, आप इसको जरूर लिखिए अपने कॉपी में। तो इसमें जो आपका नाम देखने को मिलता है वह है पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का, बालकृष्ण भट्ट जी का, उसके पश्चात बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन जी हैं, लाला श्रीनिवास दास जी हैं। कौन कौन आगे मिल रहे हैं आपको, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री, देवकी नंदन खत्री आदि सम्मिलित हुए, आदि सम्मिलित हुए। यहाँ से आप नाम देखिए, यहाँ से लेकर के कौन कौन है यहाँ तक कि प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन, लाला श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, ये सब कौन थे, तो ये सब लेखक मंडल थे। किसके, तो भारतेंदु युग के, यानी भारतेंदु जी के अथक प्रयास से ये लोग लेखक मंडल में शामिल हुए थे और इन सभी को भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है, भारतेंदु मंडल के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग में कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी, ये सब आपकी पुस्तकों के नाम है भैया।
ध्यान रखिएगा, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी, और ये सब जो हमारी पुस्तकें हैं इन सब का प्रकाशन हुआ था। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बनेगा कि कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, आनंद कादम्बिनी ये सब किस युग की कविताएं हैं और किस युग की पत्रिकाएं हैं। तो आपको याद रखना है कि भैया मैं इसको भारतेंदु युग में पढ़ा था। तो भारतेंदु युग की कविता सारी क्या बोलते हैं, पत्रिकाएं हैं। पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से वर्तमान सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को खड़ी बोली में समाज के सामने प्रस्तुत किया। इस युग का गद्य सजीव, सरस, व्यवहारिक एवं मुहावरेदार शैली था। विद्वानों ने इस युग की रचनाओं में व्याकरण की अशुद्धियों की बहुलता बताया। चलो कोई बात नहीं, बहुलता बताया वो सब अलग की बात है। अब थोड़ा टिप्पणी देख लेते हैं। टिप्पणी में लिखा गया है कि हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए नागरिक विचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में काशी यानी बनारस में हुई। इसके संस्थापक कौन हैं? तो श्याम सुंदर दास, इसके संस्थापक आपके हैं श्याम सुंदर दास और राम नारायण मित्र तथा शिव कुमार सिंह जी, ये 3 लोग इसके संस्थापक हैं। हमने ऊपर आपको बताया था ना कि नागरिक प्रचारणी सभा क्या है, यहाँ पर आपको मिल गया ना टिप्पणी में कि नागरिक प्रचारणी सभा क्या है। बनारस में प्रकाशित हुई एक संस्था है जो 1893 ईस्वी में स्थापित की गई थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं कि भैया यहाँ तक आपको भारतेंदु युग के बारे में आपको पता चला, उसकी जानकारी मिली। हम देखते हैं इन युग में कौन आलोचक थे, कौन कौन क्या थे, उनका नाम देखते हैं। भारतेंदु युग के प्रमुख आलोचकों का नाम देखते हैं। तो भारतेंदु युग के प्रमुख आलोचक में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है, बाल कृष्ण भट्ट जी हैं, बाल मुकुंद गुप्त जी हैं, ये सब आदि उल्लेखनीय हैं। भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं, निबंधकार में कौन कौन है उनका नाम थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिए। निबंधकार में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी खुद हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी भी हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, श्रीनिवास हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, काशीनाथ खत्री हैं, आदि का नाम उल्लेखनीय है। और भारतेंदु युग के जो प्रमुख उपन्यासकार हैं लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, ठाकुर जगमोहन सिंह, राधाकृष्ण गहमरी इत्यादि लोग भी इसमें सम्मिलित हैं। लज्जा राम शर्मा, देवकीनंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी। अब बात करते हैं भारतेंदु युग के नाटककार की। नाटककार में भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, सूर्य नारायण सिंह जी हैं, अंबिका दत्त व्यास हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, देवकीनंदन खत्री, बालकृष्ण भट्ट, श्रीनिवास दास जी हैं, राधाचरण गोस्वामी जी हैं, राय कृष्णदास आदि उल्लेखनीय हैं। और भारतेंदु युग के प्रमुख कहानीकार कौन कौन से हैं? तो अंबिका दत्त व्यास, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट आदि उल्लेखनीय हैं। अब बात करते हैं जीवनी लेखक की, यानी भारतेंदु युग में कौन कौन से जीवनी लेखक थे। तो उसमें से हमारे ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भी हैं, कार्तिकेय प्रसाद खत्री हैं, काशीनाथ खत्री जी हैं, ये लोग जीवनी लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। तो और आखिरी में है यहाँ पर यात्रा साहित्य के लेखक, उसमें आते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र इत्यादि लोग। अब हम बात करते हैं इसमें प्रमुख कवि और रचना के बारे में। अब हम देखते हैं जो भारतेंदु युग के प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं। सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को देखते हैं। इनकी रचनाएं हैं प्रेम सरोवर, दान लीला, प्रेम माधुरी, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग आदि। दूसरे नंबर प्रताप नारायण मिश्र जी आते हैं। इनकी रचनाएं हैं मन की लहर, प्रेम पुष्पावली, मानस विनोद, दंगलखंड, प्रताप लहरी, लोकोक्त शतक। भैया देखिए आप भारतेंदु जी और प्रताप नारायण मिश्र जी को जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रताप नारायण मिश्र जी आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। पहला ही चैप्टर इनका आपके सिलेबस में लगा हुआ है, कौन सा? बात। क्लियर? तो आप इनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं किसी भी हाल में। तीसरे नंबर पर आपके हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी। इनकी रचना है मयंक महिमा, हार्दिक हर्षादश, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु इत्यादि। अगला है अंबिका दत्त व्यास जी हैं। इनकी रचनाएं हैं पावस पचासा, सुकवि शतसई, शिव विवाह, गोसंकट, हो होरी इत्यादि रचनाएं। जगमोहन सिंह की रचना है श्यामा सरोजनी, श्यामा लता देवयानी। श्रीधर पाठक की रचना है कश्मीर सुषमा, भारत गीत, मनो विनोद इत्यादि लोग प्रमुख हैं जिनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम इस युग की सबसे महत्वपूर्ण जो बातें हैं जो है प्रवृत्तियां, इस पर चर्चा कर लेते हैं कि भारतेंदु युग की हमारी प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, विशेषताएं कौन कौन सी हैं।
तो पहली विशेषता है कि देश प्रेम की व्यंजना है। दूसरी विशेषता है कि सामाजिक चेतना और जनकाव्य है। तीसरी विशेषता है कि भक्ति भावना है। चौथी है निज भाषा का प्रेम है। पांचवी है कि प्राचीनता और नवीनता में समन्वय है। समन्वय का मतलब होता है आपस में दोनों को मेल मिलाप करना। श्रृंगार और सौंदर्य का वर्णन इसमें बराबर किया गया है। प्रकृति का चित्रण किया गया है। तो भैया आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। कल हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग को। कल हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। आज थोड़ा गला सूख रहा है, अब कल पढ़ेंगे द्विवेदी युग। आज के लिए इतना ही, कुछ ज़्यादा हम कर देंगे आपके दिमाग में तो आपको हो जाएगा एकदम कचरा, तो दिमाग में ना बैठे कचरा। इसलिए आप आराम से हंसिए, वीडियो को एक बार दोबारा रिपीट करके ज़रूर देख लीजिए और आप इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। अगर इसमें कोई आपको समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। हम प्लेलिस्ट बनाए हैं, उसमें एक एक करके वीडियो को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। कल हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग, तो कल हमारा गद्य साहित्य समाप्त होगा, फिर पद्य साहित्य पर हम तुरंत पहुंच चलेंगे। आप हमारे साथ ऐसे बने रहें, अपना प्यार दुलार बनाए रखें, आराम से पढ़ाई करते रहें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।